तो बदलकर अपना व्यवहार हम कर सकते हैं कोरोना पर प्रहार। और कोरोना प्रबंधन पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में मेरे साथ 3 विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह। नमस्कार, आप डायरेक्टर हैं एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से। डॉक्टर सुजाता सतपथी हमारे साथ हैं, आप एडिशनल प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी एम्स दिल्ली से। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर यतिन मेहता का, आप चेयरमैन हैं क्रिटिकल केयर मेदांता अस्पताल से। आप तीनों का स्वागत है। डॉक्टर सुजीत, आपसे पूछना चाहूँगा कि अवेयरनेस तो अब है जनता को कि हम मास्क पहने और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन क्या बिहेवियर में परिवर्तन आया है? जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिहेवियर में परिवर्तन नहीं आया है। जानकारी पहली सीढ़ी होती है बिहेवियर की, और दूसरी सीढ़ी होती है हमारे आसपास का वातावरण। अगर हम वातावरण देखते हैं, आज हम छोटे से छोटा आदमी, छोटे से छोटा बच्चा भी कोरोना को जानता है, और न केवल ये जानता है बल्कि ये भी जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस बात को बार बार कहते हैं उसको कैसे अपने व्यवहार के रूप में लाना। चाहे दुकान में जाए, दवाई की दुकान में, चाहे हेयर कटिंग की दुकान में, चाहे सब्जी लेने की जगह पर, तो सब्जी वाला भी हमको उसी प्रकार से बिहेवियर करता दिखता है जिससे कि वो अपना बचाव कर सके और हमारा भी उससे बचाव। जी, जागृति से व्यवहार परिवर्तन में आप किस तरह देखते हैं पूरी मानसिकता को? मैं अग्री करूंगी जो सर अभी बोले। जागृति ही पहली सीढ़ी है और बिहेवियर का और कोई रास्ता नहीं है परिवर्तन का। वो जागृति से शुरू होता है और उसी से अवेयरनेस में ही खत्म होता है। एंड ये ज़्यादातर हमने देखा आफ्टर लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड मन की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, उससे काफ़ी, आप अगर रास्ते में चले जाएंगे, ठेले वाले से, सब्जी वाले से लेकर डिस्टेंस मेंटेन रखना, कम से कम थोड़ी सी गलत तरीके से शायद मास्क पहने, लेकिन मास्क जरूर पहनते हैं, चाहे कुछ भी गामछा लगा देते हैं, रुमाल लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जागरूकता आया है वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ये है कि किस लेवल तक, अगर हमारा पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, कहाँ तक किया है, ये जब तक हम ठोस स्टडी नहीं करेंगे पता करना मुश्किल है, बट डेफिनेटली आया है। जी डॉक्टर यतिन, आपने जो अस्पताल में और अपने आसपास नेबरहुड में देखा है, आपको परिवर्तन दिख रहा है? लोग समझ रहे हैं कि ये एक रिस्पेक्ट की बात है कि अगर मैं आपसे दूरी बनाऊं या मास्क पहनूं, ये एक तरह से हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नहीं, ये पब्लिक में तो मैं देख रहा हूँ अच्छी बात है। अगर कोविड नहीं भी हुआ तो भी डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना अच्छी बात है। किसी के मुंह पे खांसना या छींक करना ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ जी। तो ये सब पब्लिक में जनरली अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। आई थिंक इसमें मीडिया ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो पब्लिक अवेयरनेस आ गई है और ये हमारी अच्छी आदतें हैं। हाथ को साफ रखना, मुंह को ढकना अगर खांसी कर रहे हो जी, तो ये सारी तो हमारी कंटिन्यू करनी चाहिए। अच्छी बात है। बिल्कुल, ये चीज़ें हमारी भलाई के लिए ही हैं। लेकिन आज के अंक में हम विशेष तौर पर ये भी बात करेंगे कि आखिरकार टेस्टिंग की अगर बात करें तो जांच की नीति क्या है, जांच किसे करानी होगी, क्या मेथोडोलॉजी है, और अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है पेशेंट, तो हॉस्पिटल में दाखिले की प्रक्रिया क्या रहेगी, उपचार कैसे होगा। यदि इन विषयों पर आप भी हमारे मेहमानों से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर रहेगा 2309-7532। दैट्स 011-2309-7532। डॉक्टर सुजीत, जांच की नीति क्या है? आज जो स्थिति है, कौन है जिसे कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, इसमें 2-3 बातें हमारे लिए मुख्य रूप से ध्यान देने की हैं। पहली चीज़ तो जैसे सभी को मालूम है, आरोग्य सेतु एक हमारे लिए बहुत अच्छा हथियार है, जिससे कि हमको अपने मोबाइल से ही पता चल जाता है कि क्या हम किसी के संपर्क में आए हैं, और अगर हमारा निशान ऑरेंज हो जाता है तो हमारी ये पहली जिम्मेदारी खुद की बनती है कि हम खुद अपने आप को एक टेस्टिंग सेंटर की ओर ले जाएं। टेस्टिंग सेंटर का पर्याप्त रूप से प्रचार किया गया है, डॉक्टर्स हर जगह इसके लिए कोविड सेंटर्स बने हुए हैं। तो हमको ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर हम खुद ही किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और उसके बाद हमें 3-4 दिन बाद कुछ लक्षण चालू होते हैं, तो ये हमारी एक और वो बन जाती है कि हम अपने आप को हाई रिस्क में रखें या हाई जोन में रखें। और एल्डरली और अगर कोमॉर्बिड कंडीशन है हमारे पास, तो ये खतरा और बढ़ जाता है। जी, लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की दृष्टि से देखें तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति को शायद डर हो कि मैं टेस्ट कराने जाऊं, कहीं पॉजिटिव ही ना आ जाए, या ऐसा तो नहीं कि मैं अभी तो ठीक हूं और मैं कोरोना का टेस्ट कराने अस्पताल गया और मुझे इन्फेक्शन हो गया। ये 2 अलग अलग चीजें आप बोल रहे हैं। एक तो जो शायद मुझे पॉजिटिव निकल आए, ये डर जो है सामान्य है, ये किसी को भी आ सकता है।
लेकिन अपने लिए एक जिम्मेदारी जो है हम लोग सबका बनता ही है। अगर मैं अपने लिए अपनी जिम्मेदारी खुद को लेना ही पड़ेगा। सरकार भी उसी के ऊपर जोर दे रही है कि मैं अपनी जिम्मेदारी, मान लो मुझे खूब तेज सारे लक्षण के साथ मुझे धीरे धीरे दिख रहा है, या मैं किसी के संपर्क में ऑलरेडी आ चुका हूं जो पॉजिटिव है, तो ये मेरी जिम्मेदारी मेरी तरफ है, मेरी जिम्मेदारी मेरी परिवार की तरफ है, मेरी जिम्मेदारी देश की तरफ भी है, ताकि मैं डिक्लेयर करूं, टेस्ट सेंटर जाऊं नजदीक में जो है और वहां टेस्ट कराऊं। जैसे ही ट्रीटमेंट मुझे सजेस्ट किया जा रहा है, या जैसे भी मुझे हॉस्पिटलाइज करना है, क्वारंटीन करना है, होम क्वारंटीन लेना है, जैसे भी सजेस्ट किया जाए हॉस्पिटल के थ्रू, मुझे वो सारे माननी है। ये जो जिम्मेदारी है ये हम सबको उठानी है जी। पर टेस्ट अपने आप में मुश्किल तो नहीं है? अपने आप से बहुत मुश्किल भी नहीं है, पेन भी नहीं होता है, इतना कुछ भी नहीं होता है, डरने वाली बात नहीं। अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो भी अच्छी है, आ गया तो भी अच्छा है। अच्छा, ताकि आप अपने और परिवार की और आसपास की सारे लोगों के लिए जिम्मेदार बन गए, एक जिम्मेदार सिटीजन बन गए। अगर निकल भी आता है पॉजिटिव, डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी रिकवरी रेट इतनी बढ़िया है जी, तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। भारत में अगर आप केसेस देखें तो 5 लाख से ज्यादा हैं और लगभग 3 लाख केसेस रिकवर हो गए हैं, यानी 60% हम कह सकते हैं कि रिकवरी रेट चल रहा है। इस समय बिहार से कॉलर हैं शानू जी फोन लाइन पर। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, सोनू कुमार जी अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा ये सवाल है, क्या ये हैंड सैनिटाइजर सच में कोरोना पे एक्टिव है? जी, हैंड सैनिटाइजर से क्या हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं? हाँ, अगर वायरस, देखिए ये प्रॉब्लम इस वायरस का ये है कि ये सरफेसेस पे काफ़ी देर तक रहता है, इसलिए आपने हाथ अगर छुए वहाँ किसी सरफेस पे जहाँ किसी ने खांसा है और वायरस वहाँ है, और ऊपर से आपने हाथ लगा के अपने मुंह पे या नाक के पास हाथ लगाया है, तो वायरस आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। पर अगर हाथ आपके साफ है, वो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर होता है, अगर वो अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी है तो भी आप साबुन और पानी से अगर आप हाथ धो लेंगे तो 90% वो वायरस उसमें चला जाएगा। अच्छा। इसलिए वो सेफ है। हैंड हाइजीन अच्छी बात है, अपनी सफाई, हाथ साफ रखना अच्छी बात है। और अगर हमें चुनना हो, घर पर हो, तो साबुन पानी को हम प्राथमिकता दें, बाहर हैं तो शायद सैनिटाइजर यूज करें। बिल्कुल जी। लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो 27 जून से राजधानी दिल्ली में एक सेरोलॉजी सर्वे भी शुरू हुआ। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, अगर आप इस इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली होती है एंटीजन, दूसरी होती है एंटीबॉडी। अच्छा। एंटीजन वायरस से आती है, जिससे कि हमें इन्फेक्शन का पता लगता है, तो हम लोग जांच के द्वारा जो RT-PCR और आज रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उससे हम ये पता करते हैं कि व्यक्ति में वायरस का संक्रमण हो गया कि नहीं हुआ, पहली चीज़। लेकिन संक्रमण होने के कुछ समय पश्चात क्या होता है कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म भी वायरस से लड़ता है, और जैसे ही लड़ता है उस दौरान एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। एक IgM एंटीबॉडी होती है जो इमीडिएट इन्फेक्शन बताती है, IgG जो कि लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन बताती है। तो ये हमारा वायरस जो सर्वे किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कितनी जनता, कितनी आबादी हमारी आज की तारीख में वायरस से एक्सपोज हो चुकी है, और उसमें ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज आ गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, बड़ी स्थिति एक ऊहापोह की स्थिति थी दिल्ली में। कुछ लोगों को संक्रमण आता है और आके चला भी जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता, तो वो हमारे सर्वेलेंस नेटवर्क से, टेस्टिंग से भी बाहर रहते हैं और सर्वेलेंस से भी बाहर रहते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन फैलाते हैं कम्युनिटी में। और ये बीमारी, जैसा कि मैडम ने भी कहा, एक कम्युनिटी बीमारी है। हमको ये समझना बहुत आवश्यक है, तभी हम इसको समझ पाएंगे। ये व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से तो परेशान करती ही है, लेकिन जिस तरीके से इसका फैलाव हो रहा है, आपने देखा आज 5 लाख से ऊपर केस हो गए, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस कम्युनिटी इम्यूनिटी लेवल के पे आके हमको इससे बचाव का साधन मिल सकता है। पर जैसे शुरू से ही मार्च से चर्चा थी कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन वाला फेज आएगा, तो भारत में समय स्थिति क्या है? देखिए, कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक बड़ा जनरल टर्म और इसको बड़ा लूजली इस्तेमाल किया गया है। मैं जैसा कि लोगों का और मीडिया का और सभी तरफ देखता हूं, बार बार लोग हमसे भी यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम कम्युनिटी में आ गए, ट्रांसमिशन में आ गए, क्या फेज 3 ऑलरेडी आ गया? तो ये हमको समझने की जरूरत है, जो भारत का स्ट्रक्चर है ये दूसरे देशों से एक कॉम्पैक्ट स्तर नहीं है। हो सकता है जैसे आप बात करें हाई क्लस्टर जोन्स में लोकल ट्रांसमिशन है, जैसे दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, कुछ जयपुर में, कुछ इंदौर में है, कुछ बॉम्बे की धारावी वगैरह कुछ हाई लोकेलिटीज़ में था।
अब आज की तारीख में धारावी में काफ़ी केसेस डाउनफॉल चल रहा है। तो ये एक लेवल तक पहुंचने के बाद कम्युनिटी लेवल भी बढ़ता है उस पर्टिकुलर, लेकिन जिसको हम कहेंगे लोकल ट्रांसमिशन, कम्युनिटी मीन्स पूरे भारतवर्ष की हम बात कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें ग्रामीण संघ 6 लाख से ऊपर तो हमारे गांव हैं जिनमें कि संक्रमण इस हद तक पहुंचा ही नहीं है। तो अगर हम कह देंगे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन आ गया तो ये एक बहुत ही गलत सिग्नल भी जाएगा उनसे। जी, ये तो राहत की बात है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक तरह से नहीं आया है, लेकिन हमें सजगता बनानी है। टेस्ट की जो हम बात कर रहे थे, एक तो आरटीपीसीआर टेस्ट की बात है, जैसे हम नेजल स्वैब, क्या यही मेथोडोलॉजी है या अस्पताल कोई और टेस्ट भी करते हैं? नहीं, अब एंटीजन टेस्टिंग भी शुरू हो गया है, वो भी सिमिलर है, नाक से या मुंह से वो लेते हैं, स्वाब लेते हैं। अच्छा। और उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है। अच्छा। तो एंटीजन टेस्टिंग का सेंसिटिविटी अबाउट 74% है। अच्छा। जबकि आरटीपीसीआर की सेंसिटिविटी अब थोड़ी बढ़ गई है, अच्छे टेक्निक है तो आपकी 90% तक सेंसिटिविटी है। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट रिजल्ट आने में टाइम भी ज्यादा लगता है और कॉस्ट भी ज्यादा है आरटीपीसीआर की। जैसे पहले तो एक कैपिंग थी 4,500, फिर उसे और कम किया गया। अभी गवर्नमेंट ने 2,400 कुछ किया है। हाँ, तो वो कम तो किया है, लेकिन आरटीपीसीआर अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है। अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है इसका मतलब आपको डिजीज है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए गरीब तबके से है और अगर जैसा डॉक्टर सुजीत ने कहा आरोग्य ऐप में ग्रीन कलर नहीं आता, यानी आप सुरक्षित नहीं है, ऑरेंज आता है, और वो सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराएगा तो उसे कोई चार्ज नहीं देना है? फिर ज़्यादातर आई थिंक सरकारी हॉस्पिटल में तो कोई चार्ज बिल्कुल नहीं लेते हैं। कम से कम मैं दिल्ली की तो बात कर ही सकती हूँ, किसी में भी कोई भी चार्ज नहीं लेते और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। रहना खाना, मैं एम्स की बात कर सकती हूँ जो कि हमारा जो NCI झज्जर है उसको बनाया गया है। यहाँ पे ट्रमा सेंटर के पास भी हमारा एक बर्न सेंटर वहाँ भी बना हुआ है ट्रमा सेंटर में। सो सारे ट्रीटमेंट फ्री है, टेस्ट फ्री है, सब कुछ फ्री ही देते हैं, गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं लेती है। पर अगर मैंने टेस्ट कराया और जैसा आपने कहा कि सरल है, टेस्ट से घबराएं नहीं, और पॉजिटिव आ गया, यानी मुझे कोरोना का वायरल संक्रमण है, उस समय क्योंकि आपने पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है, क्या मानसिकता होती है उनकी? डेफिनेटली थोड़ा सा डर, जो डर होता है, जो एक अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चित आशंकाएं होती है, अनिश्चित होता है कि क्या है जो हुआ है, मुझे कितना हुआ है, क्या बहुत सीवियर तक मैं पहुंच तो नहीं गया हूं या फिर नेक्स्ट 5 डेज में पहुंच तो नहीं जाऊंगा। ये सबसे बेसिक डर होता है। एंड ये डर और घबराहट जो थोड़ी सी होती है, थोड़ी सी डर, थोड़ी सी आशंका, थोड़ा सा अनिश्चित जो दिखता है, वो जो दिखना ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। बिकॉज ये सिचुएशन इटसेल्फ ये बहुत असाधारण सिचुएशन है जिसकी तजुर्बा हम किसी को भी नहीं था, 5 जनरेशन में भी नहीं था शायद। तो ये रिएक्शंस बहुत नॉर्मल टू एन अबनॉर्मल सिचुएशन। सो हमें उसमें ये जो रिएक्शंस को एक्सेप्ट करनी है और ये सोचना है कि मेरे पास पूरा हॉस्पिटल खड़ा है। एक अस्पताल के कितने लोग हैं, एक इंसान जब पॉजिटिव होता है, सारा ध्यान रखने के लिए, वो ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए, प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, एडमिशन से लेकर बहुत सारे फैसिलिटीज दिया गया है एंड बहुत स्ट्रीमलाइन तौर पर दिया गया है। तो अगर कोई घबराहट होनी नहीं चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कोविड पॉजिटिव आया, वो अस्पताल फोन करे फिर आए या अस्पताल की इमरजेंसी में आ जाए? दोनों कर सकता है। हर अस्पताल का एक पर्टिकुलर कोविड नंबर अब दिया हुआ है। अच्छा। जहां वो फोन करे या अस्पताल की इमरजेंसी में भी आएगा तो इमीडिएटली उसको अटेंड किया जाएगा। अच्छा। सारे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। माइल्ड जो डिजीज होता है वो अगर घर पे उसकी फैसिलिटी है कि वो अपना आइसोलेशन में, क्वारंटीन में, आइसोलेशन में रह सकता है, तो घर पे ही रहे, वो बेहतर है। अच्छा। पर फैमिली को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। उसकी सारी वो है प्रोग्राम है कि क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो वो घर पे रह सकता है। जो सीवियर इलनेस है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ऐसे मरीजों को हम भर्ती करते हैं। इस समय कोलकाता से हमारे अगले कॉलर अमरनाथ जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे वेडनेसडे से फीवर हो रही थी, तो हमने डॉक्टर को दिखाया थर्सडे को। उन्होंने हमें पैरासीटामोल और एजिथ्रोमाइसिन खाने को दिया। एजिथ्रोमाइसिन नाइट टू नाइट और पैरासीटामोल 2 टाइम, सुबह शाम। और कल शाम से मेरा फीवर कम हो रहा है, तो क्या मुझे टेस्ट कराना होगा? डॉक्टर साहब, मेरे हिसाब से अगर उनको डॉक्टर ने सलाह दी है, देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात मैं यही कहूँगा कि हमको अपने आप को डॉक्टर ना समझ के कि आसपास इतना कोविड हो रहा है, मैं भी टेस्ट करा लूँ।
हमको डॉक्टर जो हमको सलाह दे उसके अनुसार ही चलना चाहिए, और अगर डॉक्टर उनको सलाह देता है तो बिल्कुल टेस्ट कराएं। इस पर जब हमको ऑलरेडी बुखार हो चुका और उसमें हम रिकवरी फेज में जैसा कि ये कह रहे हैं, तो फिर भी हमको डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर कहता है तो बिल्कुल टेस्ट कराएं। जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पूछें तो क्या भारत में अब पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी उपलब्ध हैं? जी हाँ, टेस्टिंग किट्स तो आप देखिए कहाँ हम 1 या 2 सेंटर से चालू हुए थे, आज 1000 से ऊपर टेस्टिंग सेंटर्स हैं। जैसे मैडम ने बतलाया, ये पूरी सुविधा सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। आज भी आप देखिए दिल्ली में जो सरदार पटेल कोविड सेंटर का उद्घाटन एक तरीके से कहते हैं तैयार हो रहा है, 10,000 बेड की फैसिलिटी तैयार की जा रही है। तो जनता को ये समझना बहुत आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के प्रयास, ठीक है ये हम कह सकते हैं, और प्रयासों में और तेजी लाने की जरूरत है, लेकिन प्रयास अपने अपने स्तर पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव रूप से किया जा रहा है। जी, और जैसा आप कह रहे थे डॉक्टर सुजाता कि अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ गया वो घबराहट ना रखे क्योंकि अस्पताल आपके साथ खड़ा है, लेकिन जब मैं एडमिशन के लिए जाऊंगा तो परिवार तो अलाउड है नहीं क्योंकि कंटेजियस डिजीज है, और हमारी तो संस्कृति में है कि परिवार साथ हो, अपनी बेस्ट विशेस भी दे। तो यहाँ पर पेशेंट को थोड़ा सा तो और मेंटली प्रिपेयर करना होगा, थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है, एंड ये अवेयरनेस से ही जाना चाहिए। एंड हम लोग को अगर एडमिशन के समय थोड़ी जो हम बोलते हैं उसको साइको एजुकेट करते हैं कि अगर आपको पॉजिटिव आता है, आपको बाय चांस जैसे बोला गया सीवियर सिम्टम्स है और आपको एडमिशन किया जाता है, तो क्या क्या चीज़ आपको मेंटली प्रिपेयर करनी है, क्योंकि परिवार साथ नहीं रहेगा, बहुत सारे ज़रूरतें हैं, जो घर में सुविधा है वो अस्पताल में नहीं रहेगा, तो सारे ज़रूरत की चीज़ें भी आपको हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन कोई आके देगा नहीं। कल को कोई किसी के साथ बात करना, फ़ोन के जरिए बात करिए, पर्सनली बात नहीं हो सकता। तो अगर हम ऐसे छोटी छोटी प्रिपरेशन कराएं, रिटर्न भी दें, वर्बली भी बोले, और सपोर्ट सिस्टम भी एक एस्टैब्लिश करें, जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे जब मार्च में एडमिशन हुए थे एनसीआई झज्जर में, तो हम जब फर्स्ट लॉट में आए थे ऑलमोस्ट 100 करीब लोग, उनका एक सपोर्ट ग्रुप 1 किए थे। नेक्स्ट लॉट जो आए सपोर्ट ग्रुप 2 व्हाट्सएप ग्रुप में ही सबको डाल दिया, एक ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे करके। तो ये क्या होता है, ये पेशेंट्स जब उस ग्रुप में आ जाते हैं तो अपने अंदर एक सोशल सपोर्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जानते हैं कि साथ वाले कमरे में है लेकिन मिल तो नहीं सकते, तो एक सोशल सपोर्ट सिस्टम उसमें एस्टैब्लिश होता है। प्लस वो हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट भी करते हैं, मुझे ये नेल कटर भी चाहिए, मुझे केला भी चाहिए, मुझे दूध भी चाहिए। तो ये जो अम्ब्रेला ऑफ केयर है, तो ये यहीं से मेंटल हेल्थ शुरू होता है। इट इज नॉट दैट कि हम मेंटल इलनेस की बात करें, मेंटल हेल्थ तभी से शुरू होता है कि मेरा जरूरतें पहले पूरी हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर यतिन, दिल्ली से रविंदर सेठ हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी सर। सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं रविंदर सेठ बोल रहा हूँ दिल्ली से जी। मेरी वाइफ को पूरा 1 महीना पहले पॉजिटिव आया था, हमने जब उसको फीवर से टेस्ट कराया तो अभी अगेन हमने 15 डेज से फिर दोबारा टेस्ट करवा लिया। अच्छा। और फिर पॉजिटिव आया। अच्छा। अभी उस सिम्टम उसको कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो, और सिर्फ उसका फीवर भी उतर गया था और गले में जो खराश थी वो भी खत्म हो गई थी। अब हम सोच रहे हैं कि क्या हम दोबारा टेस्ट करवाएं या नहीं करवाएं, हम लोग घर से बाहर निकलें कि नहीं, थोड़ा मेरा ये क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये वायरस जो होता है वो काफ़ी देर तक आपके बॉडी में रह सकता है, डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वायरस इन्फेक्टिव या जिंदा वायरस है। अच्छा। डेड वायरस भी जो होता है वो डिटेक्ट करता है टेस्ट। अच्छा। और वो एक केस में तो 45 दिन तक डिटेक्ट किया था। अच्छा बॉडी में। तो ये एक, अगर आपको कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है और आप ठीक ठाक हैं और आपका 1 महीना निकल गया उसके बाद, तो आप सेफ है। पर अगर वो टेस्ट भी पॉजिटिव आया, अच्छा, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा। हार्डली कोई दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी केस रिपोर्टेड है नहीं जो रिकर हुआ है दोबारा। उसके बारे में डिस्कशन जरूर चलता है, कोरिया में कुछ सस्पिशन था शायद, लेकिन ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट वो नहीं है। जी बिल्कुल। तो जब हम सेरोलॉजी जो हम कर रहे हैं सर्वे, ये भारत में कहाँ है? सिर्फ दिल्ली में हो रहा है अभी नहीं हुआ तो आंध्रा में भी है, लेकिन जो ये सिस्टमेटिक तरीके से जो सीरोलॉजी का सर्वे है ये दिल्ली में पहली बार हम लोगों ने स्टार्ट किया है। बड़े साइंटिफिक तरीके से हमने पॉपुलेशन बेस्ड सैंपल लिया है, पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट में इस पॉपुलेशन डिवाइड की है। अच्छा। और इसमें एडल्ट और बच्चों की पॉपुलेशन, 18 साल से कम उम्र की पॉपुलेशन दोनों इंक्लूडेड है। अच्छा। ये थोड़ा सा हमको आईसीएमआर के सर्वे से आगे की जानकारी देगा। अच्छा। जिससे कि हमको ये पता चल पाएगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो हम कैसे सवाल पूछेंगे इस सर्वे में?
नहीं, सर्वे में अकेला सवाल पूछना नहीं है, हम लोग ब्लड में एंटीबॉडी टेस्ट भी कर रहे हैं। अच्छा। ब्लड सैंपल भी लेते हैं और ब्लड सैंपल को हम एलाइजा किट से टेस्टिंग करेंगे। अच्छा। तो ये दोनों ही चीजें से कंबाइंड है, एपिडेमियोलॉजिकल डाटा और ब्लड टेस्ट सैंपल डाटा, दोनों को कंबाइन करके हम जो आज की स्थिति जैसे दिल्ली की है, तो ये हमको बताएगा पिछले 2 हफ्ते पहले जो इन्फेक्शन का लोड कम्युनिटी में था वो कितना होना चाहिए था संभावित। अच्छा। जिसको कि हम एक्चुअल और संभावित को कंपेयर करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमको केस मिल रहे थे 50,000 और हमारा सर्वे बता रहा है कि 5 लाख लोग एक्सपोज हुए हैं, तो हमको कहीं ये पता चलेगा कितनी बड़ी पॉपुलेशन वायरस से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुकी है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं एडमिशन पे आऊं, अगर अब एक पेशेंट को अस्पताल एडमिट होना है, डॉक्टर ने कहा है, तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे, किन बातों को वो ध्यान रखे? नहीं, जनरली तो उसी डॉक्यूमेंट तो एक ही चाहिए होता है आपको, रेजिडेंस प्रूफ विद फोटो आईडी। अच्छा। अगर कोविड आपने बाहर टेस्ट कराया है तो वो रिपोर्ट आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है। कोविड नहीं लिया तो आधार कार्ड की जरूरत होती है। कोविड अगर टेस्ट बाहर नहीं कराया, हॉस्पिटल में करवाना है आपने, तो जनरली आधार कार्ड की जरूरत होती है। वो एड्रेस प्रूफ भी होता है, उसमें फोटो आईडी भी है, तो उसी की जरूरत होती है। बाकी कंसेंट फॉर्म वगैरह अगर आप एडल्ट पेशेंट है तो खुद साइन करेंगे, अगर आप एडल्ट नहीं है तो आपके साथ कोई एडल्ट होना चाहिए जो साइन करेगा आपके बिहाफ पे। पर उसके बाद जो अटेंडेंट है फिर उसे तो अनुमति नहीं है आगे, वो जो पेशेंट है उसने अकेले ही रहना है। हाँ, पेशेंट अकेला ही रहेगा। डॉक्टर साहब जो जैसे कह रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वैसे हम भी टैबलेट पे या व्हाट्सएप पे फैमिली के साथ पेशेंट को दिखा देते हैं। अच्छा। तो वो बात भी कर सकते हैं, पर वो बहुत कम हो जाता है। वो पर्सनल फिजिकल तो टच नहीं रहता, लेकिन ये आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में ये कम से कम हम कर सकते हैं। ओके जी। आनंद है वेस्ट बंगाल से डॉक्टर। हेलो। हेलो जी आनंद जी, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरे सवाल है कि जो आपके ये डिटॉल या सेवलॉन जो एंटीसेप्टिक लिक्विड है, हाँ जी, हाँ जी, ये हम सैनिटाइजर जैसे हम करते हैं, तो ये मोबाइल हो गया, ये जो हम जो सामान जो डेली यूज करते हैं जी, उनको हम सैनिटाइज कर सकते हैं जी सैनिटाइजर की जगह पर? ये बहुत अच्छा सवाल आनंद जी ने पूछा है। हम सभी मोबाइल यूज करते हैं, हाथ तो हम सैनिटाइज कर लेते हैं, मोबाइल या लैपटॉप इन यंत्रों को भी करें? देखिए, आनंद जी ने जो सवाल पूछा उस पर हमको दो पहलू की जानकारी सबको होना बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्या वो संक्रमित किसी तरीके से हुई है क्या? अगर हमारे छींका हमने या किसी और ने छींका और हमारे फ़ोन पर लग गया, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको साफ़ कर लीजिए, एक स्वाब लीजिए, थोड़ा सा उसमें लगाइए, सैनिटाइज़र या सोप एंड वाटर या कुछ भी लगा लीजिए और उससे साफ़ कर लीजिए। पहली चीज़ ये है। दूसरा ये है कि हमको ये देखना है कि उसको टच करने के बाद या किसी भी ऐसी चीज़ को टच करने के बाद अपने नाक और मुंह को ना लगाएं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया था, हमारी अगर हाथ धोने की प्रवृत्ति अच्छी रहेगी तो, और अगर हम अपने नाक और मुंह को लगाने की अपनी आदत में थोड़ा परिवर्तन ला पाएं, जो कि हमारे काफ़ी मुश्किल काम है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन ला पाएं तो हमको इस चीज़ से निजात मिल सकती है। लेकिन जहाँ तक सरफेसेस की बात है, सरफेस में डेफिनेटली अगर वो कंटेमिनेट हुई है तो उससे संक्रमण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सरफेस का कंटेमिनेशन आपके अंदर चला ही जाएगा। वायरस दूर पड़ा हुआ है, तो आरएनए वायरस है, बहुत ही इजीली ब्रेकेबल वायरस है, कोई ज़्यादा सर्वाइव नहीं करता आउटसाइड। तो आउटसाइड बॉडी अगर उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन यस, हमको प्रिकॉशन लेने में, सब्जियां लाते हैं धो के खाएं, अच्छे से खाएं। कोई भी चीज़ आपको बाहर से लगती है उसको उतने प्रिकॉशन से, मोबाइल को नहीं धोना है। नहीं धोना नहीं, लेकिन साफ तो कर सकते हैं। साफ तो कर सकते हैं, बल्कि इनोवेशन में मैं देख रहा था ऐड भी आई है, अलग से भी एक सैनिटाइजर आया है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे आप यूज कर सकते हैं। तो जब मार्केट में डिमांड उठेगी तो कोई ना कोई प्रोडक्ट भी जरूर आएगा डॉक्टर यातिन, क्योंकि फोमाइट्स हो सकते हैं ये सब, कि इनके ऊपर एक ड्रॉपलेट बैठी और आप इनको भी सैनिटाइज करें। हाँ, वो ठीक है, सफाई रखिए, सैनिटाइज कीजिए, दिन में 2 बार आपके सरफेसेस को क्लीन कीजिए, लेकिन ऑब्सेसिव होने की जरूरत नहीं कि सारा टाइम आप हाथ धोते रहे अपना, और या डरते रहे सारा टाइम कि मैंने टच कर दिया, सोफा पे बैठा हूँ मैं, सोफा को साफ कीजिए। वो बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर व्यक्ति मान लीजिए उसको अब 14 दिन अस्पताल में रहना है, या अगर होम क्वारंटाइन में भी उसे 14-15 दिन रहना है, आपने जब पेशेंट से बातचीत की तो उन्होंने क्या सवाल पूछे उस दौरान आपके साथ? टेस्टिंग रिलेटेड तो बहुत सवाल पूछते हैं, प्लस क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है ताकि परिवार को ना हो जाए, कि हम किस सही तरीके से किस तरह अपने को आइसोलेट करें। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक ही इंसान को हुआ है फैमिली में,
तो घर छोटा है तो उसको किस हिसाब से सही तरीके से आइसोलेट किया जाए, ये भी बहुत बार क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि दो कमरे के घर है तो उसमें कैसे आइसोलेट किया जाए सही तरीके से। सो ये सारे क्वेश्चंस उनके मन में आता है, क्योंकि बहुत जो बेसिक नेचर होता है इंसान की, एक तो अपने लिए तो होता ही है, एक परिवार के लिए भी जिम्मेदारी उन लोग उठाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत पैनिक कर जाते हैं। जो बिहेवियरल चेंज आप बोल रहे हैं, ये तो पहले से भी हमारे कल्चर में था कि हाथ धो के पैर धो के घर के अंदर घुसना, हाथ बिना बात की मुंह पे नहीं लगाना या मुंह में नहीं डालना, नाक में नहीं लगाना, ये सारा हमारे कल्चर में था। अभी कहीं ना कहीं वो रिगरस हो जाता है, थोड़ी सी और भी बिहेवियर में समा जाता है। तो खाली कोविड नहीं, ऐसे बहुत प्रकार की डिजीज से भी हम बच सकते हैं। एंजाइटी, गिल्ट और कौन कौन सी फीलिंग्स आना स्वाभाविक है? ये स्वाभाविक है, जैसे मैंने बोला, तनाव होना, लिटिल बिट घबराहट होना, थोड़ी सी फियर होना, थोड़ी सी आशंका होना, थोड़ी सी अनिश्चितता होना, तो थोड़ी सी ये जो है पहले में आते हैं और ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जब मैं इन्फेक्टेड पहले हूं और मेरे से कोई फैमिली मेंबर में चला जाता है, तब कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट फीलिंग भी होती है। एंड ये गिल्ट फीलिंग भी कुछ हद तक मैं बोलूंगी नॉर्मल, बट गिल्ट फीलिंग होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी जो डेटा बोल रही है, जो रिकवरी रेट बोल रही है, और जो माइल्ड से कुछ लोगों को तो होके निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो साथ मिलके इसको फेस करना, ये सबसे जरूरी है। कंफर्टेबली रहे और साथ मिलके फेस करना। बिल्कुल, जैसे मानव की फिजिकल बॉडी है वैसे ही हमारी इमोशनल बॉडी भी है, तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी दर्शानी होगी। आइए, प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन कैसे हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम एक मानसिक लड़ाई भी जरूर लड़ें, उन्हें सुनते हैं। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, और मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत